हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बवासीर के बारे में है, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह दीवारों पे लिखा होता है कि बवासीर का ख़ात्मे के लिए मुजर्रब नुस्खा, शर्तिया, यकीनी कामयाबी और बहुत सारे इशू ये चलते रहते हैं। ये हमारी आज दूसरी एक्चुअली तीसरी प्रेजेंटेशन है जो मैदे के अमराज के बारे में और पेट के मसाइल के बारे में है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको खुद भी बड़ा गौर से सुने और इस पर अमल करें और अपने दोस्तों और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और कई दफ़ा अगर बिगड़ जाए तो इसके बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। जैसे बवासीर जो है उसकी ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारे लोग अनीमिक हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि उनका जो ब्लड काउंट है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक नीचे भी जा सकता है। बज़ाहिर ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम हर जो इशू है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इशू को समझ जाएंगे तो यकीन करें उसका इलाज भी आसान है। तो आइए देखते हैं कि बवासीर एक्चुअली है क्या, उसके तदारक का, उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए और उसके आगे उसको कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअल बवासीर है क्या। बवासीर एक्चुअली एक लफ्ज़ तो काफ़ी बड़ा है और लगता है कि मगर इशू जो है वो इतना थैंकफुली और शुक्र है कि बहुत बड़ा एनाटॉमिकली इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके अगर हम रीज़न देख लेंगे तो उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले आपको पता है कि पूरा जीआई ट्रैक जो है, जैसे कि मुंह से लेकर फूड पाइप है, जैसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं, उसके बाद स्टमक है, उसके बाद छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। छोटी आंत जब शुरू होती है वहाँ पे आपको पता है कि हमने एक जिक्र किया था कि पैंक्रियाज है, जो लबरबा है, उसके बाद पित्ता है और लिवर के साथ उसके सारे एंजाइम्स आते हैं। ये सारी चीज़ें खुराक को हज़म करने के लिए मुफीद होती हैं। तो अल्टीमेटली जब सारी की सारी उसमें से जो तवानाई है, जो खुराक में जो बेहतरीन अज्जा हैं, प्रोटीन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके अलावा फ़ैट है, जो भी बॉडी को चाहिए होता है वो बॉडी ले लेती है, वो सारा उसको चूस लेती है। वो उसके लिए जो लाइनिंग है पूरी के पूरी छोटी आंत और बड़ी आंत की बेहतरीन तरीके से बनाई गई। और उस सारे प्रोसेस से गुजर के जब खाना जो है वो बाकी चीज़ें जो बच जाती हैं, जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं रहती, फिर उसको बॉडी जो है वो पखाने की शक्ल में बाहर निकाल देती है। तो ये जो है अब हम ये आप जो पिक्चर दे रहे हैं, ये असल में हम इसे कहते हैं रेक्टम, या उसके बाद जो बड़ी आंत का सबसे निचले वाला हिस्सा होता है, उसके बाद ये पखाने वाली जगह, और यहाँ से पखाने से आप सारे जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो है उसको हम देखें कि उसके अंदर जैसे आपको पता है कि पूरी जैसे छोटी आंत या बड़ी आंत की अपनी एक ब्लड सप्लाई है। पहले बड़े वेसल्स आते हैं, उसके बाद वो छोटे वेसल होते हैं, फिर मज़ीद छोटे होते हैं। और कैपिलरीज तो ऐसे हैं कि जिनको हम देख भी नहीं सकते, वो छोटे छोटे वेसल होते हैं। उसके बाद वो उससे पहले जो एक वेसल होता है उसे हम आर्टीरियोल बोलते हैं, वो जो है वो सारे के सारे यहाँ पे लाइनिंग होती है सारी इनसाइड, और सारी को जो है वो उसको वो ब्लड सप्लाई इस एरिया को देते हैं। और जैसे ही पखाना जो है वो रेक्टम के बड़ी आंत से रेक्टम की तरफ आता है, तो ये कुदरती तौर पे हमें वहाँ नर्व्स हैं जो कि हमें एहसास दिलाती है कि अब हमें बाथरूम जाना चाहिए। और बाथरूम जाने से पहले जो चीज़ बाथरूम को या गैस को रोक के रखती है वो ये हिस्सा है। यहाँ पे रेक्टम के जो मसल्स हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं वो, ताकि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आपका पखाना निकल ना जाए, या आप मतलब वो एम्बेरसमेंट ना हो जाए। कितनी ज़बरदस्त बात है, अल्लाह पाक का ख़ास करम है, हमारे पे एहसान है कि उसने हमें इतना नफीस और बेहतरीन सिस्टम दिया है कि हमें एक खूबसूरत इंसान भी बनाया, और उसके बाद सारे सिस्टम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एडजस्ट किया। और इसमें एक ऐसी चीज़ है कि ना कोई हमें उसके लिए बैटरीज चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए, ऑटोमेटिक ज़बरदस्त सिस्टम है। आप हैरान होंगे कि हमारा खाना, हमारा जो एक्चुअल मकसद है वो हम कि खाना खा सकें।
जब हम खाना खाते हैं उसमें भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखभाल के खाना खाएं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम उसको भी पूरा नहीं करते। जो अल्लम तल्लम होता है हम उसको खाने के लिए गड़प 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 खाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है, बहुत बड़े इसमें इश्यूज होते हैं। बाकी काम जो है वो हमारे उसमें कंट्रोल है ही नहीं। और अल्लाह की ऐसी शान है कि कुदरत ने ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है कि वो सारे का सारा पूरे का पूरा जो मैदे का सिस्टम है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, दूसरी चीज़ें जिनको हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, वो सारा उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस खुराक में से वो लेता रहता है। और हैरान कुन हद तक एक कितना खूबसूरत पूल है जिस्म के अंदर कि आप प्रोटीन खाएं या आप फैट लें या आप कार्बोहाइड्रेट्स लें, चीनी लें, वो सारे के सारे इंटरचेंजेबल हैं। अगर बॉडी को फैट की ज़रूरत है तो चीनी भी फैट बन जाएगी, अगर चीनी की ज़रूरत है फैट चीनी बन जाएगी। इसी तरह जो प्रोटीन है वो भी सारी एडजस्ट हो जाएगी। ये सारे का सारा काम जो है वो छोटी और बड़ी आंत के अंदर होता है। तो ये छोटे छोटे वेसल जो है वो हमें नज़र नहीं आते, मगर अगर हम अपनी बॉडी को बिल्कुल ही उसकी ऐसी की तैसी करके रख दें और उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते रहें, उसमें बेतहाशा बेकायदगियाँ करते रहें और इसमें बेतहाशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहें अपने आप पे, जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी कब्र अपने दांतों से खोदते रहें, मतलब ये कि जो फजूल चीज़ है वो खाते रहें, और जो अल्लम पड़म है वो जितनी भी प्रोसेस फूड हैं जो कि हमने खुद से उसको डिफरेंट शेप्स में इतने केमिकल मिला के वो बनाते हैं, वो खाते रहेंगे तो अल्टीमेटली उसका प्रॉब्लम ही होगा। उनमें ख़ास प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको दायमी कब्ज़ अगर रहती है या कोई और इशू रहते हैं तो अगर आप उस पर स्ट्रेन करते रहेंगे पेट पे और बहुत ज़्यादा बोझ आता रहेगा, उसकी वजूहत हम थोड़ी सी और भी देखेंगे। फिर ये अगर आप इस पिक्चर को देखें तो उसमें ये होता है कि जो वेसल्स हैं वो छोटे छोटे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये होता है कि कई दफ़ा वो छोटे छोटे वेसल जो हैं वो ऐसे झुक जाते हैं, वो उसका ल्यूमन जो है जिसको हम ये कहते हैं, ये सारे इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो आना शुरू हो जाते हैं तो वेसल जो है वो टिश्यू वहाँ पे बहुत सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट टिश्यू जो है कई दफ़ा उस पर थोड़ी सी इंजरी आ जाए, जैसे पखाना अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाए, उसमें सख्ती आ जाए, तो ये होता है कि वो टिश्यू इंजर हो जाता है, उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टॉप हो जाती है, मगर कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग जो है वो जो है बिल्कुल ताज़ा जैसे खून होता है उस वैसी होती है। उसकी वजह ये है कि खून जो है अगर ऊपर से आएगा छोटी आंत और बड़ी आंत से, तो वो आते आते प्रोसेस होते होते ब्लैक हो जाएगा। तो अगर आपको काले रंग का पखाना आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बवासीर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ब्लीडिंग ऊपर कहीं हुई है, या तो स्टमक में हुई है या फिर बड़ी आंत छोटी आंत में हुई है, छोटी आंत अगर नहीं तो बड़ी आंत में हुई है। तो उसको कम से कम उस एरिया में जिसको हम कहते हैं कि डिसेंडिंग कोलन या जो ट्रांसवर्स कोलन जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, उस लेवल पे ब्लीडिंग जो है वो हुई है कम से कम, उससे उसका रंग जो है या तो मैरून हो गया या ब्लैक हो गया। तो उसका मतलब ये कि अगर आपने उसका रंग टोटली ब्लैक हो गया तो उसका बिल्कुल वाज़े तौर पे ये इशारा है कि ये ऊपर वाली यानी इंटेस्टिन जो छोटी आंत है वहाँ से निकल के आ रहा है। उसके मुकाबले में अगर बिल्कुल ब्राइट रेड है, जैसे बिल्कुल सुर्ख रंग का खून है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आपकी बवासीर की भी शिकायत हो सकती है। और ये दो तरह की बवासीर होती है, एक तो हम उसे कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड और दूसरा हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। इसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर देखें तो इंटरनल हेमरॉइड्स को पहले देखते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो है एरिया अगर आप देखें तो एक नाड़ जिसे कहते हैं, ये वेसल जो है वो सारे का सारा फूल गया है। ये जो है वो ये अभी बाहर नहीं निकला, ये बाहर की तरफ से नहीं है, ये मोस्टली इनसाइड दी गट है। अगर आप उस इनसाइड दी गट में देखेंगे तो उसमें ये एक इंटरनल हेमरॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है चूँकि ब्लड वेसल के ऊपर जो है वो नर्व्स नहीं है, तो इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो इंटरनल हेमरॉइड की होती है रेक्टम के अंदर। ये देखें ये सारे का सारा रेक्टम ही है, इसको हम एनल कैनाल बोलते हैं। तो ये सारे का सारा अगर देखें तो ये जो है वहाँ पे नर्व्स नहीं है, तो वो सारी की सारी जब ब्लीडिंग होती है तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है। आप आराम से पखाना करने गए हैं और पता चला जी कि वो कमोड के अंदर तो ब्लड ही बहुत ज़्यादा है और वो सुर्ख रंग का ब्राइट रेड रंग का ब्लड है, तो इसका मतलब आपको बवासीर का शिकार हो गए। अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि आप पैनिक कर दें और ये क्या हो गया। अल्टीमेटली ये इसका बेहतरीन सोल्यूशन भी अवेलेबल है जिसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस भी करेंगे।
तो ये होगा इंटरनल हेमराइड। इसको हम देखेंगे कि ये होता ये कि कई दफ़ा ये जो वेन्स हैं ये मोटी होके कई दफ़ा उस ओपनिंग से बाहर भी निकल आती हैं। जैसे आप पखाना करने गए तो आपको महसूस होता है कि कोई छोटी सी चीज़ है या कुछ चीज़, जैसे अगर आपने कई दफ़ा अर्थवर्म पकड़ा हो तो पता चलता है कि वैसी चीज़ है बिल्कुल सॉफ्ट सी, और वो जो है उससे और पकाने के बाद कई दफ़ा ऊपर फिर दोबारा चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड। तो उसके बाद अगर ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग से कई दफ़ा आपको इरिटेशन ज़रूर होती है। तो अगर यही जो है हेमरॉइड, अगर ये उसमें ब्लड जो है वो फ्रीज कर जाए, फ्रीज से मतलब ब्लड थ्रोम्बोज कर जाए, उसमें सुकड़ जाए, तो अल्टीमेटली वो जो है आपको वो कई दफ़ा पेन भी क्रिएट करती है। तो ये होगा इंटरनल हेमरॉइड। हम इसे कहते हैं अंदरूनी मौके भी कई दफ़ा कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो उसे कहते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। एक्सटर्नल हेमरॉइड का मतलब ये कि जो खाने वाली जगह है उसके बाहर जो है वो मोटे मोटे मौके से बन जाते हैं। वो जैसे हमने पहले कहा कि ये देखें अगर आप इस पिक्चर में, तो ये है एक्सटर्नल हेमरॉइड। ये देखें ये इंटरनल के मुकाबले में काफ़ी आउटसाइड है, और ये यूजुअली बाहर ही रहते हैं। और जब बाहर रहते हैं तो कई दफ़ा उसमें ब्लड जो है वो जम जाता है और वो थ्रोम्बोस हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, कई दफ़ा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है। जब भी आप पखाने पे जाएंगे तो हो जाती है, और कई दफ़ा इट कैन लीड टू, कई दफ़ा इसमें फिशर बन जाता है, यहाँ पे एक कट सा लग जाता है, और ये कट बहुत पेनफुल होता है क्योंकि वो कट जो है वो स्किन की तरफ आ जाता है और बाहर वाली स्किन की तरफ, और उसमें कई दफ़ा पानी पड़ने से और वो वैसे पखाना करने से आपको पेन बड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा जब वो कई दफ़ा उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सारे जैसे कहते हैं मौके बड़े हो गए कभी छोटे हो गए, ये सारे का सारा जो सिलसिला है ना, ये एक से एक बढ़ के फिर वो प्रॉब्लम और ज़्यादा होते रहते हैं और ज़्यादा होते रहते हैं, उसको बड़ा ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो ये जैसे बताया कि अगर वो थ्रोम्बोज हो जाए, अगर वो एरिया जो है उसमें ब्लड जो है वो जम जाए तो फिर पेनफुल होता है, स्वेलिंग होती है, हार्ड लम्प्स होता है, जैसे एक छोटी सी जैसे गिल्टी सी बन जाती है। वो गिल्टी एक्चुअली उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आमतौर पे उसको हम हेमरॉइड ही बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी कॉजेज़ क्या है? इसकी कॉजेज़ जो है वो अभी हमने थोड़ा सा इरादतन जिक्र किया था कि सबसे बड़ी कॉज जो है वो ये है कि आपने जो बहुत ज़्यादा मीट ईटर लोग हैं, जिसको जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, गोश्त सब्जियाँ और वो तिक्के कबाब और हर तरह का मीट जो है वो खाना एक फ़र्ज समझते हैं अपने आप को, उन लोगों को ये मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मीट जो है वो एक्सेसिव प्रोटीन अगर आपने ली और फाइबर नहीं ली, फाइबर से मुराद है कि आपने सब्जियां नहीं खाई या आपने जिसमें जो रेजिड्यू जो आखिरी काफ़ी बच जाता है वो सब्जियों से बचता है, तो आपके जो स्टूल्स हैं जैसे पखाना वो बहुत सख्त हो जाएगा, कब्ज़ हो जाएगी, और जब कब्ज़ होगी तो अल्टीमेटली फिर आपको ये इसमें पेनफुल हो जाएगी, और जब आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और स्ट्रेन करते रहेंगे तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा वो अल्टीमेटली आपको डेवलप हो जाएगी। कई दफ़ा लोग कब्ज़ की वजह से टॉयलेट पे बैठे ही रहते हैं, हर रोज़ बैठ बैठ के ज़ोर लगाएं ज़ोर लगाएं ज़ोर लगाएं, बजाय इसके कि उसका तदारक करें, मे बी कोई उसके लिए कोई दवाई शवाई लें या कोई जो उसका ट्रीटमेंट करें कब्ज़ का। वो कब्ज़ जो है इतनी ज़्यादा होती है कि उस ट्रेनिंग से वो एरिया जो है उसमें से, जैसे मैंने बताया कि ब्लड वेसल वो नीचे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो तो खैर कोई इतना मतलब बंदे का फॉल्ट तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप रिपीटेड प्रेगनेंसी के बाद उसमें कई दफ़ा होता है, अगर आप बहुत मोटे हैं तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप हैवी लिफ्टर हैं तो कई दफ़ा उससे हर्निया और इस तरह की दूसरी शिकायत का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं आपने इसको जहन में रखना है, और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो अपने आप को ख्याल करें, और इसलिए मुतवाज़न खुराक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमने पहले भी वीडियो इस बारे में बनाई है और इंस्ट्रक्शन हम बातें करते रहते हैं, और बताते खुद तो मैं मोटापे के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ कि ये जो है बिल्कुल ही बंदे का बेड़ा गर्क करके रख देता है। यकीन करें जितना ज़्यादा आप खाएंगे, जितने ज़्यादा मोटे होंगे उतने ज़्यादा वबाल आप पे आएगा, और ये हो नहीं सकता कि आप घर वालों को बाकियों का भी हिस्सा खाने शाने का खा गए और आप ऐसे सुखी रहें। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ शेयर करके नहीं खाना खाएंगे तो पेट में दर्द होगी, तो वो पेट में दर्द इसी तरह होगी, कॉन्स्टिपेशन है और बाकी दूसरे तीसरे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे पहले बताया कि अगर वो ब्लीडिंग शुरू हो तो उसको एनीमिया, आपका ब्लड लॉस हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता उसमें स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, वेन्स आपस में ट्विस्ट कर जाए, वो ट्विस्ट करेंगे तो बहुत पेनफुल होता है, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है और बहुत सारे दूसरे मसाइल भी शुरू हो सकते हैं।
इसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपने डिजीज़ को प्रिवेंशन करनी है, ये नहीं करना है कि जी मैं इसका इलाज करवा लूँगा या कुछ कर लूँगा, क्योंकि इलाज तो फिर अल्टीमेटली आपने डॉक्टरों के वास्ते पढ़ना ही पड़ना है। अगर डॉक्टरों के वास्ते पढ़ गए तो बस अल्लाह ये फिर मतलब आपका जो ना हामी और नासर हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कि आप पैसे भी लगा देंगे और जो एक्चुअल जो है वो जो अच्छी ओपिनियन से लोग, देयर आर लॉट ऑफ गुड डॉक्टर्स अराउंड माशाल्लाह, वी ट्राई टू बी वन ऑफ देम, बट द फैक्ट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाएंगे, रिसोर्सेज भी, सारा कुछ भी, और कहीं क्वैस के हथे चढ़ जाएंगे, कभी किसी के हथे में चढ़ जाएंगे, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि बचने से बेहतर है कि आप उससे बचें, मसाइल से बचें और अपने आप को फिट रखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों की बातों पे ना जाए। लोग कहेंगे यार ये पतला सा क्या इधर उधर घूम रहा है, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप अपने आप का ख्याल रखना है। कोई बंदा आपका ख्याल नहीं करेगा। अल्टीमेटली दो चार हमदर्दी के लफ्ज़ बोल के लोग परे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, चलो जी मैंने इसके साथ हमदर्दी कर ली। झीलना तो आपको ही है, अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो कैसे आपने प्रिवेंशन करनी है, तो हाई फाइबर डाइट है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि सब्जियां जो है वो उनको आप टिका के खाएं। तो सब्जी जो पूरी पूरी हजम नहीं हो सकती। जैसे आपने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कद्दू है, टिंडे हैं, आजकल करेले हैं, मतलब 90% जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसके बाद ये कि आप जो पानी शानी अच्छा टिका के पिए। अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा क्रेजी ना हो पानी के बारे में, ओके, जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा आपको कई दफ़ा चांस होता है कि हार्ट फेलियर में चले। ये ना हो कि कब्ज़ बचाते जाते आप हार्ट फेलियर में चले जाएँ। तो ये इसको एहतियात की ज़रूरत है। सब फाइबर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे हमारे छिलका एक बड़ी अच्छी चीज़ है। छिलके को आप अगर जैसे इसबगोल का छिलका है वो आप ले लें, उसका थोड़ा सा पानी के साथ उसको पिएंगे तो वो काफ़ी अच्छा है, तो वो बेहतर हो जाता है। अगर कम पानी पिएंगे तो वो, अगर आप डायरिया हो रहा है तो उसके लिए बेहतर है, मगर छिलके में काफ़ी ज़्यादा रेजिडू होता है। इसी तरह आप रोटी जो है वो पूरे जो है वो होल व्हीट जो है उसको रोटी को खाएं। बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड फूड डालें। रिफ़ाइंड फूड से मुराद ये कि जैसे जो भी ब्रेड बनती ना मैदे की या दूसरी, उसमें से वो छान पूरा निकला होता है। वो छान जब निकला होता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो बहुत ज़्यादा आटा जो हम लोग मज़े से कुलचे शुलचे खा रहे होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा वो उन्होंने निकाल लिया होता है, वो उसका छान जिसे हम कहते हैं, ब्रांड जिसे बोलते हैं। तो जो आप वो चक्की वाला आटा, जो पूरी होल व्हीट का आटा, वो लें ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। अगर आप एलर्जिक हैं ग्लूटेन से या उस वजह से तो फिर वो एक अलग बात है, पर मेजॉरिटी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। इसके अलावा आप जो है वो डोंट स्ट्रेन, मतलब आपने वो स्ट्रेन नहीं करना, आपने अपने आप एक्सरसाइज करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये कि अगर आपने एक्सरसाइज अपनी कर ली तो यकीन करें कि ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन एक एक्सपीरियंस होगा। आप फिट भी महसूस करेंगे, पखाना भी आपको ठीक आएगा, और स्पेशली रात के खाने के बाद जैसे हमने पहले जिक्र किया कि आप अपना खूब कोशिश करें, वॉक करें, वो सारा सिलसिला करें। तो अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा इशूज़ इतना बढ़ गए कि आप मतलब अब आपके पास कोई चारा है ही नहीं है, आपने वो सारा उसको करना है, तो पहले इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस ये है कि इसको आपने पहले विजुअल इंस्पेक्शन, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो देखेगा। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग भी होती है कि आप डॉक्टर के सामने अपनी या वो पैंट उतारें या स्कर्ट उतारें, जो भी है। तो बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो अदर वे नाउ, सो ये आपको करना पड़ेगा। वो आपको इंस्पेक्शन देख के, वो कई दफ़ा छोटी सी स्मॉल फ्लेक्सिबल सी वायरोस्कोपी भी करते हैं, वो करके आपको देख लेंगे और आपके देख लेंगे कि हेमोरॉइड्स है कि नहीं है, बवासीर का आपको इशू है कि नहीं है। वो सिंपल और उससे टेस्ट है। और उसके बाद आपने इसका ये करना है कि ओवर द काउंटर बहुत सारी ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो उसका इलाज करें। ओवर द काउंटर बहुत सारी ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं अवेलेबल। इसी तरह आप बाथ ले सकते हैं, उसमें बैठें तो इससे वो एरिया जो है ना वो काफ़ी नरम हो जाता है, और सिट बाथ उसे बोलते हैं कि आप उसमें बैठ जाएँ, तो उससे काफ़ी बेहतरीन सूरत हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो काफ़ी बड़े बड़े मौके बन गए हुए हैं तो उसको कई दफ़ा हम रबर लाइगेशन कर लेते हैं, लोकल इंजेक्शन दे सकते हैं, उससे वो सुकड़ जाते हैं। कई दफ़ा आप सर्जरी करके उसको काट देते हैं, वो सारा सिलसिला जो है वो सारा वो बेहतरीन हो जाता है। मगर प्लीज़ प्रॉपर मतलब सर्जन के पास जाइए, वरना वो आपको ये मसला खुदा ना खास्ता कोई इनर फिशर ही ना बन जाए और आप एक मसला कराते कराते और उसमें खड्डे में पड़ जाए। तो ये जो है वो फिशर का और फिशरा का भी
अगर टाइम मिला तो कई दफ़ा हम उसका भी जिक्र करेंगे, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो हेमराडेक्टमी और कई दफ़ा हम स्टेपल करते हैं, अब तो बड़ी और टेक्निक्स आ गई, इंफ्रारेड लेज़र है और दूसरी चीज़ें हैं। तो ये सारा, तो बिफोर वी गो, मतलब ये हम थोड़े इसको क्लोज करें आज की प्रेजेंटेशन को। बहुत अहम मैं एक पैगाम आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने जितना भी आप चाहते हैं कि आपका मैदा ठीक रहे, आपकी होल सिस्टम ठीक रहे, तो प्लीज़ अपने दांतों पे ध्यान करें। ऑनेस्टली दिस इज़ अगेन कम्स टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क्या बात कि वो हर चीज़ के जो है हर वुज़ू से पहले मिसवाक करते थे। हम जब भी खाना खाते हैं तो इन्वेरिएबली दांत देखें 28 हैं या आपके 32 हैं या 30 हैं, जितने भी दांत हैं उनके दरम्यान में वो चीज़ें खुराक फंस जाती है। और अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, खलाल जिसे कहते हैं वो नहीं करेंगे, या फ्लॉस नहीं करेंगे, या प्लेक्सी ब्रश या वो छोटा सा ब्रश जो होता है आप उसको दांतों के दरमियान जगह पे नहीं मारेंगे, तो वो खुराक जो है वो उसमें आपको पता है कि इवन दो सलाइवा भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती है, प्रोटेक्शन होती है, मगर वो उधर गलना सड़ना शुरू हो जाएगी और आपका मैदा कभी भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना उस बारे में ख्याल करें, खलाल करें, प्रॉपर ब्रश करें, अपने दांतों पे कम से कम 8 से 10 मिनट आप रोज़ाना ज़रूर लगाएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इसका नुकसान ही होगा, पेट आपका ख़राब रहेगा, बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल रहेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।